नमस्कार, मैं प्रवीण मिश्र। हाँ, सब बिहार स्वाभिमान आंदोलन के पेज पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज का विषय बांका, कल, आज और कल। अतीत, वर्तमान और भविष्य की एक रेखा खींचेंगे। आज के इस परिचर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं कई सारे विद्वत जन हैं। सबसे पहले मैं आपका अभिनंदन करता हूँ सर शिवशंकर सिंह परिजात सर। आप इतिहास और पुरातत्व संबंधी विषयों के ज्ञाता हैं, कई सारे विषयों पे आपका अध्ययन है और साथ ही साथ आप बिहार सरकार में भी आपने जनसंपर्क निदेशक के तौर पर अपनी सेवा दी है। आपका हार्दिक अभिनंदन। हमारे साथ दूसरे हमारे वक्ता जुड़ रहे हैं डॉक्टर रवि रंजन जी। आप पर्यावरणविद हैं बांका जिला से और बांका को सच में आपने हरा भरा किया है, इसमें आपका बहुत बड़ा अवदान है। तो आपका भी स्वागत है बिहार स्वाभिमान आंदोलन के इस परिचर्चा में। हमारे साथ तीसरे वक्ता और बहुत ही क्या है कि महान विभूति डॉक्टर रविशंकर कुमार चौधरी जी हमारे साथ हैं। आप असिस्टेंट नमस्कार। प्रोफेसर हैं इतिहास विभाग तीर्थनारायण बनौली महाविद्यालय भागलपुर में। आपका भी सर सादर अभिनंदन। आज नमस्कार सर। जैसा कि हमारा विषय है बांका। हम जानते हैं कि बांका एक अगर कहा जाए तो ऐसी भूमि जो अध्यात्म के लिए के नाम से और वहाँ मंदार पर्वत के नाम से या फिर कहें तो स्वतंत्रता संग्राम में 1942 का जो संग्राम था उसमें भी अग्रणी भूमिका में हम देखते हैं कि बांका की बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका रही। हालांकि बांका जिला उस समय नहीं हुआ करता था। उस समय एक अनुमंडल के रूप में हम जानते हैं कि बांका की स्थिति थी। लेकिन आज की जो परिचर्चा है, मैं सबसे पहले शिवशंकर सर परिजात सर से मैं मुखातिब हूँ कि आपके किशोरावस्था का बांका, बांका ना कहें उस समय जो शहर था और आज कितना परिवर्तन आप देखते हैं। और ये परिवर्तन मेरा सीधा संकेत विकास की ओर है कि कितना विकास हो पाया है बांका में और विकास की दिशा क्या रही है। तो उस पर हमारे दर्शकों को जरा विस्तार से इस पे बताएं। धन्यवाद प्रवीण जी। एक तो है कि जी जी। आवाज आपकी कम माने कि आ रही है, तो इसलिए कुछ ओह अच्छा सुनने अच्छा। में दिक्कत। हाँ, थोड़ा सा आवाज ये किया जाए। जी जी, मेरा कहना था कि जी। बांका जिला आपके किशोरावस्था, आपके बाल्यावस्था का वो जगह और आज आप जब उस शहर को देखते हैं, उस जिला को देखते हैं, तो कितना अंतर पाते हैं आप? आपको क्या लगता है कितनी प्रगति हुई, कितना विकास हुआ? अगर विकास नहीं हुआ तो क्या और सारी संभावनाएं थी जो हो सकती थी और क्या परिवर्तन हो सकता था? इसके ऊपर हमारे दर्शकों को बताएं। धन्यवाद प्रवीण जी। आपने ये बात एकदम सही माकूल कही है कि बांका माने नवसृजित जिला है और अभी जी शैशवावस्था में कहिए या बाल्यावस्था में है। लेकिन ये बांका जिला का जो क्षेत्र है, आज का स्वागत जो है बांका। जी, उदेश रवि जी का। स्वागत है आपका भाई। नमस्कार भैया। तो हाँ, हेलो। जी ये जी 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 उदयस रवि जी आ चुके हैं और ऐसे आपने मुझे आमंत्रित किया प्रथम वक्ता के रूप में, लेकिन उदयस जी बांका के हैं और काफी काम वहाँ के ऐतिहासिक संदर्भ में कहिए, सामाजिक संदर्भ में किए हैं। तो जी संक्षेप में अपनी बात को रखते हुए, चूंकि आपने इनिशिएट किया है मुझसे, तो उदयस जी से भी अनुरोध होगा कि वे इस पर ज्यादा प्रकाश डालेंगे, क्योंकि जी बांका जी जिला तो और अब जिला वो बन गया स्वतंत्र रूप से, लेकिन भागलपुर जी। के साथ संबंध है कि अभी भागलपुर कमिश्नरी के अंतर्गत आता है। तो बांका से तो हम्म। संबंध भागलपुर का बना हुआ है, चाहे ऐतिहासिक रूप से हो, सांस्कृतिक रूप से हो, हर दृष्टिकोण से जो है, पुरातात्विक दृष्टिकोण से भी कह सकते हैं। तो जिला बनने के बाद एक नया जिला, और मैं बांका में ऐसे भी अपने सेवा काल में वहां पदस्थापित रहा
जबकि बांका एक अनुमंडल था। तो उसको, अरे जरा उधर जाओ ना, उसको उस रूप में भी देखे हैं। तो जो बांका उस समय देखे, एक अनुमंडल, छोटी सी जगह, और उस समय जब हम लोग बांका जाते थे, मैं डुअल चार्ज में था, तो लोग यही कहते थे कि बांका ब्लॉक बनने लायक जगह जो है वो अनुमंडल हो गया, और फिर जब वो जिला बना तो फिर उसके साथ ये जिला बन गया। तो ये बात अलग रही, लेकिन इस बदले हुए परिवेश में बांका जिस रूप में एक जिला के रूप में जो उभरा है, और जिस तरह की उपलब्धियां बांका के साथ है, एक तो ऐतिहासिक रूप से उपलब्धि है कि बांका का मंदार पर्वत है, और बौंसी मेला जो है बांका का सबसे जो महत्वपूर्ण, बांका को लोग जानते हैं पूरे बिहार में और बाहर में भी। तो ये बौंसी मेला एक बहुत बड़ा ये बिहार का मेला है, जिसकी गिनती जो है सोनपुर मेला के समकक्ष होती है, और इसकी एक पहचान है बिहार और झारखंड की सीमा पर है। तो झारखंड और आदिवासी और जो हमारे बिहार की संस्कृति है उसका एक संगम स्थल है। तो और आज के संदर्भ में कहे तो बांका कुछ क्षेत्र में इसने, माने कि देश के स्तर पर ही नहीं, विदेशों में भी ये नाम अर्जित किया है। एक तो शिक्षा के क्षेत्र में जो अभिनव प्रयोग हुआ, रविशंकर जी बैठे हुए हैं यहाँ साथ में हमारे, ये उस समय उसमें एक एक्सपर्ट के रूप में थे। उस समय बांका जिला में ये पदस्थापित थे यूनिवर्सिटी सेवा में आने के पहले, तो काफी इनकी भूमिका उसमें रही। तो एक तो है कि शिक्षा के क्षेत्र में जिस तरह की उपलब्धि बांका ने एक अभिनव प्रयोग के साथ किया, तो उसकी पहचान बनी, और बांका जो एक पिछड़ा क्षेत्र के रूप में जिसे लोग देखते थे, वो एक छवि बनी। ये एक आधुनिक जो हमारे जो साधन है विकास के, उसको लेकर वो इस तरह से बढ़ रहा है, एक नए रूप में, नई टेक्नोलॉजी के साथ और नई शिक्षा के प्रयोग के साथ। तो ये सारी बातें हैं। और दूसरी बात है कि बांका ऐसे भी राजनीति की दृष्टि से बहुत ही कॉन्शस रहा है, और वहाँ के नेताओं ने भी, चाहे जो भी हो, बांका के विकास की रूपरेखा तो जरूर बनाई है, और उसमें कुछ पूरा भी हुआ है, जैसे रेल की परियोजना है, या बौंसी मंदार क्षेत्र के सौंदर्यीकरण की बात है, या और भी इस तरह की बातें हैं। तो बांका बदला है, अपने पुरातन, और ये आगे भी बढ़ेगा ऐसी मेरी उम्मीद है। तो मैं चाहूंगा कि अगले वक्ता इस पर प्रकाश, बहुत सारे आयाम है बांका के। धन्यवाद। अरे रूप थोड़ा सा यहाँ बात कर। हम सभी जानते हैं कि बांका सांस्कृतिक और जो वहाँ नेचुरल हेरिटेज है उसके लिए एक संपन्न जिला के रूप में हम इसको जानते हैं। वहाँ एक समृद्ध सांस्कृतिक परंपरा है, कई सारे जनजातीय समूह के लोग वहाँ रहते हैं। मैं डॉक्टर रवि रंजन सर से जानना चाहूँगा कि वहाँ जो नेचुरल टूरिज्म है उसकी कितनी संभावनाएं हैं बांका जिला में, और क्या कुछ अभी होना बाकी है, क्या कुछ हो सकता है, और इस दिशा में कितना प्रयास पूर्व में हुआ है, और भी क्या कुछ काम बाकी रह गया है जो होना बाकी है। सर, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। जी, प्राचीन समय से ही बांका जो है अरण्य की भूमि रही है। अगर हम देखें तो यह राज्य थी, और अधिक वन भूमि के कारण यह एक प्रकार से अपेक्षित ही था, हस्तिनापुर, जिसके कारण यह भूमि कर्ण को दे दिया गया। अगर अब वैदिक काल में भी देखें तो यहाँ आर्य और अनार्य के लोगों के बीच जो विष्णु और शिव को लेकर जो विचारों में प्रतिद्वंदता थी, वह यह इसी मंदार पर्वत पे आकर समाप्त हुई। तो हम अगर देखें तो अरण्य के क्षेत्र में, वन क्षेत्र में, वन संपदा के रूप में बांका जिला हमेशा हरा भरा रहा है।
काल में आए तो यह शाहसुजा का शिकार गाह था। यह क्षेत्र बांका, जिसका अभी भी एक शिकार गाह रजौन के कुटिया में है, जो भग्नावशेष देखने को मिलता है। और यह इस क्षेत्र में शाहसुजा शिकार खेलने आया करते थे। तो इससे अच्छा। अनुमान लगाया जा सकता है कि यह क्षेत्र कितना हरा भरा था। साथ ही जब अंग्रेज यहाँ आए, औपनिवेशिक साम्राज्य का विस्तार हुआ, तो इन क्षेत्रों से सर्वप्रथम वन की कटाई जो शुरू हुई वह अंग्रेजों के आने के साथ ही हुई, जिसके कारण धीरे धीरे इस क्षेत्र से वन घटना शुरू हुआ। फिर स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अगर हम देखें, जनसंख्या विस्तार के कारण गांव, शहर, उद्योग ने वन कटाई को बढ़ावा दिया। अगर हम अभी की बात करें, वर्तमान समय की बात करें, तो वन क्षेत्र में कमी आ गई है। लगभग 9.5% अभी जो है बांका का वन क्षेत्र है। हालांकि 2 साल से लगातार बांका वन बढ़ाने में बिहार में नंबर 1 है। दो बार पुरस्कार भी मिल चुका है वन क्षेत्र बढ़ाने में बांका को। मैं इसके लिए गौरवान्वित हूँ कि मैं बांका जिला से हूँ और मेरा जिला लगातार वन क्षेत्र बढ़ाने में जो है बिहार में अव्वल आया है। जहाँ तक लगभग 33% वन रहना चाहिए, लेकिन दुख की बात है कि मात्र 9.5% वन ही है। लेकिन वन क्षेत्र तो बड़ा है, लेकिन मैं जब वृक्षारोपण के दौरान जब भ्रमण करता हूँ तो मुझे एक चीज का अनुभव यह आया कि प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या घट गई है। वन क्षेत्र बढ़ रहा है, लेकिन प्रति हेक्टेयर वृक्षों की संख्या घट गई है। साथ ही साथ अवैध लकड़ी का कारोबार, चूंकि इसकी सीमा झारखंड से लगती है, और अवैध लकड़ी का कारोबार यहाँ बढ़ गया है। 3 दिन पहले हम और उदेश रवि भैया डीएफओ सर से मिले भी थे और उनको हम लोगों ने परिचय भी कराया कि किस प्रकार बांका के गांव-गांव में अवैध आरा मिल जो लगाया गया है, जिससे हजारों टन लकड़ियां जो है कटकर वहाँ तख्ता बना दिया जाता है या अन्य कामों में उपयोग कर लिया जाता है। तो मैंने डीएफओ सर से कहा भी कि सर, जितना लाइसेंसधारी और बिना लाइसेंसधारी इनका जो है जस्टिफाई करके इनको अलग किया जाए। साथ ही साथ चूंकि यह क्षेत्र ही है, 4 प्रखंड को अगर रजौन, धोरैया, अमरपुर और बांका को छोड़ दिया जाए तो इसके 7 प्रखंड, टोटल 11 प्रखंड है बांका में। लगभग 7 प्रखंड किसी न किसी रूप से वह पहाड़ी एरिया लगभग सब में है। तो इन क्षेत्रों में संभावना है कि वन को बढ़ाया जा सकता है। हालांकि बांका वन प्रमंडल ने बहुत प्रयास भी किया है। आप देख सकते हैं, अमरपुर से अगर बांका आइएगा, भागलपुर से बांका आइएगा तो सड़क के दोनों किनारे आपको जितना वृक्ष बांका डिस्ट्रिक्ट में मिलेगा सड़क के किनारे, उतना कहीं आपको नहीं अन्य जगह मिलेगा। तो मैं इससे संतुष्ट हूँ। लेकिन वन क्षेत्र के जो है कमी होने के कारण आपका बहुत सारे जीव जंतु जैसे गीदड़ हुए, लोमड़ी हुए, लकड़बग्गा हो गए, ये सब लुप्त हो गए। हम लोग जब छोटे थे तो जठौर जो घोर के नाम से जाना जाता है, परिजात सर, रवि भैया तो अच्छी तरह से जान ही रहे हैं, तो उन क्षेत्रों में बोला जाता था कि गीदड़, लोमड़ी, हिरन, नीलगाय, लकड़बग्गा की कई प्रजातियां थी जो वर्तमान समय में विलुप्त हो गई है। तो ये दुख की बात है। और सबसे बड़ी अगर बांका की समस्या भी है इस तरफ तो बालू उठाव की है। मैं आप लोगों का ध्यान इस पे आकृष्ट कराना चाहूंगा कि बांका जिले के सबसे मुख्य नदी चांदन नदी है, जो आगे चल के गिरवा नदी के रूप में परिवर्तित होकर झारखंड से प्रवेश कर जाती है। तो यहाँ की बड़ी और छोटी नदियों से बालू का उठाव इतना हुआ है, इतना उत्खनन हो गया है कि जो खेतों तक पानी सरलता से पहुंचती थी, आज उन्हीं नदियों से पंप सेट चलाकर खेतों तक पानी पहुंचाया गया। साथ ही साथ नदियों के किनारे आसपास के जंगलों को, झाड़ियों को जो है बालू माफिया ने काट दिया, जिसके कारण अप्रत्याशित रूप से
पक्षियों की संख्या में बहुत गिरावट आई है। बहुत प्रजातियां तो विलुप्त हो गई है। 15 दिन पहले मैं सर्वे करने के लिए गया था कि नदी के किनारे बसे गांव में गौरैयाओं की संख्या कितनी है। तो मुझे एक दो गांव छोड़कर सभी जगह पता चला कि गौरैया है ही नहीं। इस ग्रामीण क्षेत्र में जहां गाय गोबर का संबंध है, अगर वहां गौरैया घट गई तो इसका मुख्य, अगर हम देखा जाए तो वन संपदा और झाड़ियों का घटना। बालू माफिया न केवल बालू का उठाव किया, बल्कि नदी के किनारे लगे हुए झाड़ियों और वनों को काट दिया, जिसके कारण पक्षियों की कई प्रजाति आज विलुप्त हो गई। और सबसे बड़ी समस्या है कि सर, पेयजल की समस्या। अगर नदी के आसपास के अगर गांवों का सर्वे किया जाए तो आपको पता चलेगा कि गर्मी के दिन में यहाँ चापानल नहीं चलता है। अधिकतर लोगों को यहाँ सबमर्सिबल करवाना पड़ रहा है। तो जिस गांव में नल से काम होता था, उस गांव में एक गांव में 25 से 50 सबमर्सिबल लग गए हैं, जिससे कि अनावश्यक पानी का खिंचाव भी हो रहा है। उससे दूसरा गांव भी प्रभावित हो रहा है, किसान भी जो है इससे प्रभावित है। सही तरीके से जो पानी मिलता था, सिंचाई होती थी, अच्छी उपज होती थी, आज जो है किसान उससे दूर है। पेयजल की भी समस्या आ गई। तो इन सारे चीजों को देखा जाए तो हम लोगों को किसी न किसी स्तर से प्रयास करना होगा। आज बांका का जो स्थिति है, बालू उठाव के कारण आप देखिएगा कि सड़क बांका से जो नदी से जो बालू उठाव होता है, गाड़ी से टपकने वाले पानी ने सड़क को बर्बाद करके रख दिया है। परिजात सर या रवि भैया, उद्देश्य रवि सर जब बांका आते होंगे तो यहाँ के सड़कों को देखा होगा कि जब गाड़ी चलती है तो बालू से इतना पानी चूता है कि पूरा अलकतरा खराब कर देता है। तो जितना राजस्व सरकार को नहीं मिल पा रहा है बालू से, उससे ज्यादा उसको सड़क बनाने में लग जा रहा है। तो बांका का सबसे अगर देखा जाए पर्यावरण क्षेत्र में, तो बालू उठाव पर जो है सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। हालांकि यहाँ तो माफियाओं का राज है। प्रशासनिक लापरवाही, उदासीनता के कारण स्थानीय स्तर पे कार्यकर्ता भी जो हैं वे आवाज उठाते हैं, लेकिन उनकी आवाज जिला प्रशासन तक पहुंचती भी है तो वो दब के रह जाती है। तो एक तरह से पर्यावरण के क्षेत्र में बालू उठाव को बांका में रोकना होगा। दूसरा, वन क्षेत्र को बढ़ाना होगा। और जहां तक कि पर्यटन की बात है, तो पर्यावरण जब बढ़ेगा तो पर्यटन तो बढ़ेगा ही। मंदार में भी रोपवे का काम चल रहा है। हालांकि रोपवे के निर्माण के दौरान कुछ पुरातात्विक शिलालेखों का जो है नष्ट कर दिया गया। बहुत सारे विद्वानों ने इस पर आवाज भी उठाई, लेकिन फिर भी तो रोपवे का निर्माण चल रहा है और हमको 5-6 महीने के बाद जो है रोपवे चालू हो जाएगा। यहाँ आप अगर देखा जाए तो आप कटोरिया आप घूम सकते हैं। वन जो है हरा भरा इतना पहाड़ी है कि आपको अगर देखा जाए तो भागलपुर कमिश्नरी का अगर शिमला कहीं भी है तो कटोरिया क्षेत्र का जंगल पहाड़ी है। आप घूमे इन क्षेत्रों में, शिमला जाने की जरूरत नहीं है। हम लोग शिमला की चर्चा करते हैं, लेकिन बांका में भी शिमला है। उजागर करने की बात है, यहाँ के स्थानीय लोगों को उजागर करने की बात है। चांदन जलाशय है, बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, आकर यहाँ आकर देख सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि हमारे बड़े भ्राता रविशंकर भैया ज्यादा अनुभवी हैं, ये हमसे ज्यादा प्रकाश डाल सकते हैं। मैंने तो अपने अनुभव की बात को रखी, परिजात सर भी हमसे ज्यादा अच्छी तरह से बात कर सकते हैं सर। तो मैं प्रवीण सर को कहूंगा कि रवि भैया, हम बोलने के दौरान अगर कुछ छूट गया हो तो उसको जोड़ दें। परिजात सर भी जोड़े मेरे बोलने के दौरान अगर कुछ छूट गया। जी, बहुत 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 ही अच्छा। आपने पर्यावरण के विभिन्न आयामों को समाहित किया आपने इस परिचर्चा में। और मुझे सौभाग्य प्राप्त है, कटोरिया जो आपने कहा कि शिमला घूमने की जरूरत नहीं है, तो मैं वहाँ कटोरिया प्रवास में अनिरुद्ध बाबू के यहाँ रुकना हुआ था और मैंने कटोरिया को बहुत मन से घूमा है। तो मुझे यह सौभाग्य मिल चुका है। अब हम चलते हैं, डॉक्टर शिवशंकर चौधरी जी इतिहास के प्रोफेसर हैं।
आपसे हम जानना रवि चाहेंगे कि जी जी रविशंकर, नॉट सिर्फ। रविशंकर, सॉरी, हाँ, रविशंकर चौधरी जी, जी जी, रविशंकर कुमार चौधरी जी हैं। आपसे हम जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि इतिहास के पन्नों में अगर हम जाएं तो बांका में स्वतंत्रता संग्राम में बांका की अग्रणी भूमिका रही है। कई सारे जो है स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी शहादत, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है इस देश की जी स्वतंत्रता के लिए। हाँ जी। और स्वतंत्रता आंदोलन में बांका, जैसे हम बात करें तो सतीश प्रसाद झा, उनका नाम आता है उस उन सभी बलिदानियों में, 8 बलिदानियों में जो पटना में 1942 के आंदोलन में उन पे गोलियां चली थी और वो शहीद हो गए थे। तो स्वतंत्रता आंदोलन में बांका जिला की भूमिका और आधुनिक समय में अगर हम बांका को जोड़ के देखें, आज की जो परिस्थिति है, जो परिवेश है, समाज का जो समाज की जो बनावट है, कहाँ पाते हैं आप बांका को? क्या आज भी बांका के जो हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो नवोदित जो हमारे युवा वर्ग हैं, तो कहाँ पाते हैं? क्या उनमें वही जोश है, उसी प्रकार का वो अपने पूर्वजों का स्मरण करके, अपने गौरवशाली अतीत को स्मरण करके आज वो क्या उसी दिशा में अग्रसर हैं, उसी दिशा में अपने आप को देश के प्रगति और बांका की प्रगति के लिए अपना अवदान दे रहे हैं या कुछ बदल गया है? सर, हम हमारे दर्शक इस बात पे आपसे जानना चाहेंगे। जी। जी जी जी, धन्यवाद प्रवीण जी। सबसे जी। पहले तो मैं आपको एक जानकारी दे दूं कि हुँ, स्वतंत्रता संग्राम में बांका नाम का कोई जिला था नहीं। नहीं बांका था। उस जी, समय जी। आपका, हाँ, वो ग्रेटर भागलपुर का भागलपुर, अनुमंडल। जी, जी। बृहत्तर भागलपुर का एक पार्ट था। ग्रेटर हुँ, हुँ। भागलपुर में 4 अनुमंडल थे। तो अगर आप उत्तर भागलपुर में चले जाएंगे तो सुपौल और मधेपुरा एक अनुमंडल था, और हुँ, दक्षिणी हुँ। भागलपुर में सदर भागलपुर और बांका एक अनुमंडल था। और बांका के अंतर्गत जी। में 2-3 थाने थे फ्रीडम मूवमेंट में, जिसमें कटोरिया है आपका, बेलहर थाना था, अमरपुर था, और सब तो अभी तो 11 प्रखंड हो गए। तो फ्रीडम मूवमेंट में आप देखिएगा कि इसका प्रोमिनेंट रोल रहा है। करीब करीब गांधी जी 1920-21 के आसपास बांका आए थे। शफी इमाम के अध्यक्षता में एक कांग्रेस की कॉन्फ्रेंस हुई थी बांका में। तो गांधी जी अमरपुर मार्ग से बांका गए थे। तो कमोबेश हम देख रहे हैं कि असहयोग आंदोलन में भी बांका अग्रणी रहा है। फिर उनके नमक सॉल्ट वाले सविनय अवज्ञा आंदोलन में भी, बांका में भी इस तरह के कार्यक्रम हुए, चूंकि भागलपुर से सटा हुआ था। और बीहपुर में नियर अबाउट कांड हुआ था नमक सत्याग्रह में, जिसमें राजेंद्र बाबू पर लाठीचार्ज वगैरह हुई थी। तो इस क्रम में बांका जिला की महती भूमिका रही कि वहां पर भी इससे संबंधित आंदोलन हुए, राजेंद्र बाबू के लाठीचार्ज के विरोध में। सबसे ज्यादा गर्म रहा बांका जिला आपका 1942 के आंदोलन में। 42 के आंदोलन में 11 अगस्त को पटना सचिवालय में हम देख रहे हैं कि 7 शहीद, जो कि एक स्कूली छात्र थे, 12-13 वर्ष का वो लोग, एक बडिंग बॉय, जो झंडा फहराने के जुनून में एक एक करके गोली खाते गए। पहले को गोली लगी, दूसरे ने फ्लैग थामा, झंडा, दूसरे को लगी, तो तीसरे नंबर पर सतीश झा थे हमारे, ये ढाका मोड़ के आसपास खरारा के थे। तो इनके मिटार के बाद हम लोग देखते हैं, अगर इनकी मृत्यु जो शहादत होती है तो जिले में थोड़ा, भागलपुर में भी उसके जी। प्रतिक्रिया में बहुत सारे घटनाएं घटती है भागलपुर में। और इसमें हम देख रहे हैं कि अमरपुर थाना में भी कुछ तरह के कांड हो रहे हैं, बेलहर थाना भी गर्म हो गया। तो 42 के आंदोलन का में बांका जिला की एकदम प्रत्यक्ष भागीदारी रह रही है। अमरपुर थाना तक ब्रेक किया गया। इन लोगों ने सरकारी भवन सबको लूटना शुरू किया। शंभूगंज थाना को लूटा गया। भरतशिला में पैरेलल समानांतर सरकार चलाई गई। एक चीज था कि 42 के आंदोलन में भागलपुर क्षेत्र में एक आजाद दस्ता का गठन हुआ था। आजाद दस्ता जयप्रकाश नारायण से प्रभावित थे। जयप्रकाश नारायण से प्रभावित होकर यहाँ पर सियाराम दल, और सियाराम दल फिर बांका में आपका ये परशुराम गोप का परशुराम दल, और परशुराम दल को बाद में लीड किया महेंद्र गोप ने। महेंद्र गोप मेरे जी। ग्रामीण थे, इसीलिए उनके बारे में कहा जाता है कि वो, तो बांका में 2 दल थे जो आजाद दस्ता के अंतर्गत छापामार गुरिल्ला युद्ध करते थे। पुलिस मुखबिर की हत्या कर देना, अंग्रेजों के सरकारी इमारत को लूटना, हानि पहुंचाना, इस तरह के कार्यक्रम पूरे बांका जिला में पूरे 2-3 वर्ष तक चलता रहा। जिसमें आप देखिएगा बौसी बसमिता में जागो शाही पागो शाही, ये 4 भाई पुलिस गोली खाकर शहीद हो गए।
आपके बेलहर में गुदर सिंह है, आद्या सिंह है, 3 भाई वो शहीद हो गए। और महेंद्र गोप ने तो ब्रिटिश हुकूमत की को पानी पिला दिया। उन्होंने तो इतने ऐसे ऐसे कारनामे किए कि ब्रिटिश पार्लियामेंट तक में बौसी, कचनार पर्वत इस सब की चर्चा होने लगी। कहाँ पर है यह बांका जिला, कहाँ पर यह बौसी है, कचनार है, कौन है यह परशुराम। इन लोगों का काम था कि ब्रिटिश संसाधन को हानि पहुंचाना, छापामार आक्रमण करना, झपट्टा मार आक्रमण करके ये लोग लूटपाट करके चले जाते थे। तो इन लोगों ने पूरे तौर से इनकी नींद हराम करके रखी। महेंद्र गोप को जब अरेस्ट किया गया, बांका अनुमंडल जेल में रखा गया, तो पब्लिक पागल होकर जेल ब्रेक की तैयारी में थी। तो लास्ट में उनको 1943 के 15 नवंबर को भागलपुर सेंट्रल जेल में 243/44 बटा ये केस संख्या है बिहार सरकार को, उसके तहत उसको फांसी पे झुलाना पड़ा अंग्रेजों को। तो काफी रूप से हमारा बांका जिला स्वतंत्रता आंदोलन में महती भूमिका निभाई। और ऐसा नहीं, स्वतंत्रता आंदोलन के बाद भी बांका पॉलिटिकली रूप से आप देखिए बहुत स्ट्रांग रहा है। 1952 में बांका संसदीय ये पार्लियामेंट्री सीट बन चुकी है। और 52 के बाद आप देखेंगे तो एक से एक बड़े बड़े लीडर का पदार्पण, जितने भी समाजवादी लीडर हुए। आपने मधुलिमिये का नाम सुना होगा, मधुलिमिये बांका से चुनाव लड़े थे। आपने जॉर्ज फर्नांडिस का नाम सुना होगा, जॉर्ज फर्नांडिस 3 बार बांका से हारे। और सबसे महत्वपूर्ण तो इंदिरा गांधी जो हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, उनको हराने वाले राजनारायण वो बांका से चुनाव लड़ चुके थे। ये राजनारायण वही पॉलिटिकल फिगर है जिन्होंने बरेली में इंदिरा गांधी को धूल चटाई। और उस समय गाना मशहूर हुआ, झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, आप लोगों ने सुना, मूवी में ये सॉन्ग आई। तो इंदिरा को शिकस्त देने वाले राजनारायण, उन्होंने बांका से लड़ाई लड़ी। बाद में देख रहे हैं कि हमारा ये कांग्रेसी गढ़ रहा। लेकिन बांका, जैसे मैंने कहा कि भागलपुर राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा, बांका जिला भी हमारा राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रहा। हमारे यहाँ कांग्रेसी एमपी मनोरमा सिंह हुए, उनके पति चंद्रशेखर सिंह बिहार के चीफ मिनिस्टर तक बने। लेकिन बांका जिला उनके रीजन में भी पिछड़ा ही रहा। उनके समय में समुखिया मोड़ में एक सिरामिक फैक्ट्री लगी थी, चिमनी मिट्टी से बर्तन बनने थे। आज भी आप चले जाइए, सैकड़ों एकड़ में वो भूमि एक्वायर्ड है। और आज वो कारखाना चंद्रशेखर सिंह के हटते वो ठंडे बस्ते में चली गई, उनके मरते हुए। और पूरी की पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर पड़ी हुई है, मशीन जंग खा गई और पूरा भवन अब एबंडन्ड की स्थिति में आ गई। तो इन लोगों ने पॉलिटिकली सपोर्ट बांका को भी नहीं मिला। जिस तरह भागलपुर आज राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है, तो बांका जिला भी हमारा राजनीतिक उपेक्षा का शिकार है। लालू जी आपने पॉलिटिकल फायदे के लिए बांका को उन्होंने 90 में जिला बना दिया। तो बांका में जब जिला बन जाता है तो आप देख रहे हैं कि उस समय से अब तक की अगर विकास को हम लोग देखेंगे तो केंद्रीय मंत्री हुए दिग्विजय सिंह, उन्होंने प्रयास किया, वो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री रहे। लेकिन उनके चलते बांका जिला हमारा कुछ प्रोग्रेसिव दिखा कि उन्होंने बांका को मंदार होते हुए देवघर तक रेलवे लाइन की शुरुआत करी। दिग्विजय मर गए, लेकिन जीते जी वो जिले के निवासियों के दिल में राज करेंगे कि उन्होंने बांका जिला को रेल दिया। और ये बांका वासी कभी भूल नहीं सकते। और उनका संबंध जमुई से रहा। वो गिद्धौर स्टेट के राजा के दीवान रहे, जेएनयू में प्रोफेसर रहे और पढ़े लिखे थे। उनके कारण आप देखेंगे कि बांका में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना होती है। उनके कारण आप देखिएगा कि एग्रीकल्चर का एक यूनिट बांका में पड़ा। लेकिन कमोबेश हम देख रहे हैं कि बिहार सरकार का कोई भी ध्यान बांका भागलपुर जिले पे नहीं रहा। मंदार की चर्चा हुई, अभी रवि रंजन ने कही, पारिजात सर ने बहुत अच्छी बात। मंदार आप वो हेरिटेज है कि आप देखिए देवता और दानवों के युद्ध में मंदार कर्नर के रूप में प्रयोग होता है, उसका मथनी के रूप में प्रयोग हुआ है। अगर उसका इतना महत्व था तो आज वो हेरिटेज साइट के रूप में विकसित होना था। लेकिन नीतीश जी का सारा ध्यान नालंदा पे है, राजगीर पर है, बिहार शरीफ पे है। उनको बांका भागलपुर के हेरिटेज से कोई मतलब नहीं है। आज आप जाएंगे, रोड की स्थिति तो कुछ सुधरी है इधर, ये भी अमरपुर बांका होते हुए। लेकिन अगर बांका से भागलपुर जाने का आप हिम्मत नहीं कर पाएंगे। 55 किलोमीटर मंदार है, लेकिन इतनी जाम की समस्या है, धूल की समस्या है कि लोग जाने से बच रहे हैं। मंदार में इतने प्राचीन सब हेरिटेज है, परिजा सर बताएंगे आपको। वो बालिसा नगरी
जो बालिसा नगरी वो प्राचीन काल की थी। वहाँ पे आपको 54 तालाब 56 बाजार की चर्चा सर करेंगे। वहाँ पे लक्षद्वीपा मंदिर है, वैसे वैसे चोल राजाओं का भवन है। इतने हेरिटेज वहाँ पड़े हुए हैं मंदार में। वो सारे धर्मों का वो स्थल था, चाहे वो शैव कल्ट हो, जैन धर्म में वासु पूज्य को ज्ञान मिला। अगर जन्मस्थली भागलपुर रही है, उनकी कर्मस्थली बांका रही है। आप देखिए गुजरात से जैनी आते हैं बांका, और वो लोग अपने डोली चंडोला में बैठ के हजार रुपया दे के किसी तरह चढ़ते हैं। आज रोपवे, अभी जावेद इकबाल जी हमारे यहाँ प्रतिनिधि हुए, उनके प्रयास से रोपवे का काम शुरू हुआ। उन्होंने बहुत सारा काम कराना शुरू किया। तो आज हम देख रहे हैं, तो आप देखिए राजा कर्ण की चर्चा हुई। कर्ण को मोटे तौर पर ज्येष्ठ गौर जेठौर मंदिर रवि रंजन ने कहा वो प्राचीन शिवलिंग है, और वो इकलौता शिवलिंग है जिसके ऊपर धारी बनी हुई है। इस पे डीआईजी विकास वैभव साहब उसको बहुत प्राचीन स्टोन के रूप में देखते हैं, ब्लैक बेसाल्ट स्टोन के रूप में। वो काफी दुर्लभ है। और ज्येष्ठ गौर मंदिर यानी जेठौर मंदिर के सामने वाले मैदान में माना जाता है कि राजा कर्ण को जलाया गया था भगवान कृष्ण के द्वारा, क्योंकि उनकी इच्छा थी कि उन्हें ऐसे भूमि में जलाई जाए जो पवित्र हो और वहां पर किसी की लाश ना जली हो। तो शायद कृष्ण भगवान वहीं पे सजेस्ट किए उनको। तो जब इतना हिस्टोरिक महत्व है, शैव कल्ट के रूप में परिजा सर का काम आया है आगे के शैव स्थल, उसमें बांका जिला के सारे शैव स्थल की उन्होंने चर्चा की है विस्तृत। मध्यकाल में सूजा का आप कह रहे हैं शिकारगाह वहां में दिख पड़ रहा है। आधुनिक काल में बांका हमारा इतना इंपॉर्टेंस रहा है, और आज वो राजनीतिक रूप से सरकार उस पर बिल्कुल कोई ध्यान नहीं दे रही है। और आप देख रहे हैं अभी बिहार सरकार के मंत्री हुए हैं हमारे रामनारायण मंडल जी, वो राजस्व मंत्री हैं, लेकिन उनके रहते वो पिछले 20 साल 15 साल वो विपक्ष में बैठे, तो दुहाई देते रहे कि हम क्या करें, हमारी तो सरकार नहीं है। और अब जो सत्ता में आए हैं तो कमोबेश तो यही है, एंटी कम्बेंसी गवर्नमेंट का जो रूल है कि जब आप विकास करना चाहते हैं तो आप सत्ता में नहीं होते हैं, जब सत्ता में होते हैं तो आपकी इच्छा शक्ति नहीं है कुछ करने की। तो मोटे तौर पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इच्छा शक्ति का अभाव है राजनेताओं में कि वो जिले के प्रति ध्यान दे। हालांकि जिला बहुत राइज कर रहा है, आबादी फैल रही है, शहर आप नए लुक में आपको दिख जाएगा। जो 90 में बांका अनुमंडल था, आज वो एक जिले के रूप में एक अच्छा सेटअप क्रिएट हो रहा है, और वो बढ़ रहा है, उसकी आबादी भी फैल रही है, टाउन भी धीरे धीरे वेल इक्विपमेंट हो रहा है, बड़े बड़े ये भवन सब बन रहे हैं अच्छे अच्छे। तो ये प्रोग्रेसिव जिला हम कह सकते हैं, या वो एक नवोदित जिला है, उसको अभी संरक्षण करने की जरूरत थी। जिस तरह से लालू जी ने लखीसराय को जिला बना दिया, शेखपुरा को बना दिया, बांका को बना दिया, सुपौल, तो इन सब जिले पर विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत थी। लेकिन जबकि अभी नीतीश जी को सारे सिटिंग सीट मैक्सिमम बांका से मिल रहे हैं, जदयू के 3-4 एमएलए मिल जाएंगे। आप देख रहे हैं कि सांसद हमारे जदयू के हैं। तो लेकिन इन लोगों बस चुनाव के समय में इन लोगों को याद आता है। अभी तो बड़े बड़े पॉलिटिकल वादे कर जाएंगे, लेकिन पता नहीं चुनाव के बाद फिर क्या होगा जिला उपेक्षक। और अभी राजनीति में बहुत सारे यूथ का इंटरफेयर नहीं है। और आज देख ही रहे कि वोट बैंक किस तरह से जाते कास्ट सिस्टम पर प्रभावित हो रही है। लोग अपने अपने जात के उम्मीदवार को जिताने के चक्कर में वो कवारा कर रहे हैं। मनपसंद प्रतिनिधि नहीं चुने जाते हैं, मनपसंद हमारा काम नहीं होता है, और वो अपने 5 साल के बाद ही वो अपने क्षेत्र में दोबारा नजर आते हैं। इस तरह से उपेक्षित हो रहा है हमारा जिला। जी ऐतिहासिक और पुरातात्विक दृष्टिकोण से बहुत ही संपन्न और समृद्ध बांका जिला जिसकी आपने चर्चा की, और वो कहीं न कहीं राजनीतिक उपेक्षा का शिकार रही है। और माने तो कई मायनों में दिग्विजय बाबू ने बहुत अच्छा वहाँ पे कार्य किया, उनके बाद भी कई लोग। और अगर हम स्पोर्ट्समैनशिप की बात करें तो सिरसी सिंह बांका से आती हैं, और उनका भी भारतीय खेल जगत में बहुत बड़ा योगदान है। अब हम सर के पास चलते हैं। शिवशंकर सिंह परिजात सर हमारे साथ हैं। इनका पुरातत्व पे बहुत अच्छी इनकी जो है समझ है, और इन्होंने बहुत सारा काम किया है। सर, हम जानना चाहेंगे कि पर्यटन की कितनी संभावनाएं हैं बांका जिला में। संभावनाएं तो असीम है जैसा हम जानते हैं, लेकिन उसमें क्या समस्याएं आ रही हैं, और जो पुरातात्विक दृष्टिकोण से एक संपन्न जिला है, तो आखिर किस प्रकार की ऐसी कार्य योजना बनाई जाए। सरकार कहीं ना कहीं इस चीज को नजरअंदाज करती है, लेकिन वहाँ के जो बुद्धिजीवी हैं, वहाँ के जो कह सकते हैं इंटेलेक्चुअल लोगों का जो ग्रुप है, चाहे वो पत्रकार हैं, समाजसेवी हैं, शिक्षक हैं, तो ऐसी क्या चीज हम करें एक बुद्धिजीवी होने के नाते कि हमारा जो वो
हेरिटेज है, हमारी जो वो संपदा है, उसको हम संरक्षित ही ना करें बल्कि विश्व पटल पर उसको लेकर आए, ताकि पर्यटन को बढ़ावा मिले और बांका एक जिला के रूप में न जाना जाए बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर इसकी ख्याति हो। तो क्या होना चाहिए सर? पारिजात सर। हाँ जी हाँ, आपने ये पर्यटन की संभावनाओं के बारे में ये बात कही, तो जहाँ तक मेरी समझ है और बांका की जो भौगोलिक संरचना है, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और पर्यावरण की दृष्टि से, तो आज के आधुनिक पर्यटन का जो पैरामीटर्स है, तो पर्यटन के जितने स्वरूप हैं, अगर आप थोड़ी सी गहराई से देखें तो बांका में आपको सब स्वरूप मिल जाएगा। रवि जी, डॉक्टर रवि रंजन ने बहुत ही विस्तार से ये बांका के पर्यावरण के बारे में, वहाँ की हरियाली के बारे में चर्चा की और काफी इनका डेडिकेटेड काम है पर्यावरण के क्षेत्र में। तो बांका तो एक ऐसा जिला है जिसका मेजर पार्ट जो है फॉरेस्ट से कवर्ड है। तो एक तो हरियाली वहाँ बहुत है, तो एक और प्राकृतिक, जैसा इन्होंने बताया कि आपका कटोरिया का जो क्षेत्र है बांका का, तो वो काफी किसी भी हिल स्टेशन और या कहिए कि एक फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट का जो एक आनंद होता है वो कटोरिया क्षेत्र में है। तो मैं कुछ बातों को रखना चाहूंगा। जैसे मैंने शुरू में कहा कि पर्यटन की बात करें तो एक तो है कि बांका का बौंसी मेला जो है, बौंसी में जो मकर संक्रांति के अवसर पर मंदार पर्वत की पृष्ठभूमि में ये मेला लगता है और ये काफी प्रसिद्ध मेला है। और चाहे लोग बांका को जाने या ना जाने, लेकिन मैं समझता हूँ कि पूरे बिहार और बिहार के बाहर भी लोग बौंसी मेला को लोग जरूर जानते हैं और उस बहाने बांका को लोग बहुत पुराने समय से जान रहे हैं। दूसरी बात, अगर इसी तरह की, ये तो लोक संस्कृति और धार्मिक हमारी जो आस्था है उससे जुड़ा हुआ है बौंसी मेला। और अगर धार्मिक पर्यटन की बात करें तो बिहार का जो सबसे बड़ा मेला है श्रावणी मेला, जो भागलपुर के सुल्तानगंज की उत्तर वाहिनी गंगा से शुरू होकर झारखंड के देवघर तक माने 110 किलोमीटर के विस्तार में है और उसका बहुत बड़ा स्ट्रेच जो है और उसका बहुत ही खूबसूरत स्ट्रेच जो है वो बांका क्षेत्र में पड़ता है। ऐसे श्रावणी मेला के क्षेत्र में भागलपुर है, आपका बांका है, मुंगेर है, बहुत सारे फिर देवघर झारखंड के क्षेत्र पड़ते हैं। और ये पूरा रूट जो है चांदन, कटोरिया और ये सारे एरिया से होकर जाता है, जिलेबिया मोड़ से जाता है। और अगर श्रावणी मेला की बात करें तो अब सुइया पहाड़ के नाम से सारे लोग परिचित हैं, जो अब तो काफी विकसित सुइया पहाड़ को किया गया है, लेकिन पहले वहां की यात्रा बहुत कठिन होती थी। तो ये श्रावणी मेला जो है हमारा, जिसके विकास के लिए ऐसी बात नहीं है, सरकार भी सतत प्रयत्नशील रही है, लेकिन जिस रूप में, जिस तरह से वैष्णो देवी की यात्रा का जो प्रबंध है या जो स्वरूप है, उससे कोई कम यहाँ यात्री नहीं आते हैं। एक मिनी कुंभ के रूप में इसकी प्रसिद्धि है। तो वो इमेजिनेशन और वो स्वरूप लेकर इसको डेवलप हम कर सकते हैं, इसमें काफी संभावना है। और पुरातत्व की दृष्टि से कहें तो मैं समझता हूं कि बांका का सिर्फ मंदार पर्वत और मंदार का जो क्षेत्र है वो काफी समृद्ध है। मंदार पर्वत पर पूरी जो देवासुर संग्राम की जो गाथा है वो वहां के शिलाखंडों में आप अगर देखिएगा तो लगता है मानो वो साकार हो उठा है। जितने भी जो नवरत्न की बात की जाती है कि समुद्र मंथन से जो रत्नों की प्राप्ति हुई थी, तो जितने भी रत्न हैं उसके अधिकांश की मूर्तियां वहां माने स्मृति स्वरूप काल क्रम में लगता है हमारे पूर्वजों ने वहां बनवाया। आपको वहां जन्मजय शंख भी देखने को मिल जाएगा मंदार पर्वत के ऊपर। शेष साहिब विष्णु देखने को मिलेंगे, शिव मिलेंगे। और सबसे बड़ी बात जो है कि जो कामधेनु भी निकली है उसी मंदार मंथन से, तो कामधेनु की इतनी सुंदर प्राचीन मूर्ति है सफेद पत्थर की,
जो कम लोग जानते हैं, स्थानीय लोग जानते हैं, पूजा भी करते हैं। तो वो मूर्ति वहां पर है, विष्णु का चक्र है, और मंदार मधुसूदन के साथ जो पौराणिक कथा है कि मधु असुर को मारने के बाद जो है अपने पैर से मंदार को रख के उसको मारने के उपरांत जो है वो मंदार मधुसूदन कहलाए। और बौंसी बाजार क्षेत्र में बहुत ही सुंदर मंदिर है मंदार मधुसूदन की, और पूरे इस क्षेत्र की आस्था वहां जुड़ी हुई है। पुरातात्विक पर्यटन की बात ले तो एक तो समझिए कि मंदार के शिलाखंडों पर जो है ये पौराणिक गाथा और ये हमारा जो पुरातत्व है उसका संगम आपको देखना है साकार, तो आपको मंदार जरूर आना चाहिए। और अगर आए हों तो फिर से जाइए और गौर से उसको देखना चाहिए। फिर जैसा कि रविशंकर चौधरी जी ने चर्चा की, मंदार काफी समृद्ध क्षेत्र था पुराने समय में, और इसकी प्रसिद्धि बालिसा नगरी के रूप में थी, जो काफी एक संपन्न राज्य था। और आज भी आपको असंख्य उसके जो अवशेष जो हैं चारों तरफ बिखरे हुए आपको मिलेंगे मंदार में। ये एक शोध का विषय है। दूसरी बात जो है, मंदार का एक बहुत खूबसूरत जगह है लक्षद्वीप मंदिर, जो कि अब समझिए कि उपेक्षा के कारण वो भी खत्म होने के कगार पर है। लेकिन उसके साथ ये गाथा जुड़ी हुई है कि पुराने समय में वहां पर 1 लाख दीप जलाए जाते थे, और मंदार क्षेत्र के बौंसी क्षेत्र के हर घर से एक एक दीप जाता था, तब वहां 1 लाख दीप जलता था। और आज भी उस मंदिर के जो अवशेष हैं और उसमें जो दीप रखने का जो वो बना हुआ है, आप देखेंगे तो आपको पुरानी कल्पना आपके समक्ष साकार हो जाएगी। फिर पुरातात्विक और धार्मिक पर्यटन की बात करें तो मंदार के साथ शिव का बड़ा ही घनिष्ठ संबंध है, क्योंकि रत्नों के साथ साथ अमृत के साथ साथ विष भी मंदार से मंथन से जो है प्राप्ति हुई थी। और पूरे विश्व की रक्षा के लिए जो है भगवान शंकर ने वो विष का पान किया था, सभी जानते हैं, यह पौराणिक कथा है। और उसके चलते ही उस विष की ज्वाला से उनका कंठ नीला हो गया, और वो नीलकंठ जो नामकरण पड़ा है शिव का, वो मंदार से जुड़ी हुई कथा है। और मंदार जो है पौराणिक स्थल है, जैनियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा कि रवि जी ने बताया कि वासुपुत्र जो 12वें तीर्थंकर हैं, उनका एक महत्वपूर्ण कल्याणक वहां संपन्न हुआ था। जैनियों का बहुत बड़ा तीर्थ है। और अगर आध्यात्मिक रूप से ले तो वहां श्यामाचरण लाहिड़ी का जो है गुरुधाम है, जो कि अध्यात्म का बहुत बड़ा केंद्र है। और आपको स्मरण होगा कि हमारे पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के पूर्वज वहां के भक्त थे, और उन्होंने भी भागलपुर भ्रमण के दौरान वहां की यात्रा की थी। मंदार की तलहटी में जो है मंदार विद्यापीठ है, जिसे आनंद शंकर माधवन ने जिसकी स्थापना की थी। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और भविष्य की बात करें तो रोपवे का काम वहां चल रहा है, बीच बीच में आता है कि अब शुरू होने वाला है, लेकिन वो शुरू होगा, सरकारी गति अपनी होती है। और जो लेटेस्ट वहां का है, जैसे आज ही के समाचार पत्रों में आया है कि वहां एक बहुत खूबसूरत इको पार्क बनाने की बात हो रही है। तो उसके लिए सर्वेक्षण इस सब का भी, जैसा ये समाचार में न्यूज आया है, ये समाचार पत्र में आया कि वो काम चल रहा है। तो चूंकि वो पूरा हरा भरा वन से आच्छादित क्षेत्र है, तो ये काफी बढ़िया रहेगा। और बांका के पिछड़ेपन में एक था रेल की कमी थी, तो एक तो ये बौंसी रूट जो है एक्सटेंडेड होकर जो है आपका दुमका तक चला गया, और दूसरा जो है ये भाया बांका होकर जो है कटोरिया होकर ये देवघर से भी कनेक्ट हो गया है। तो रेलवे लाइन पर अब बांका आ चुका है। जितनी अच्छी रेल सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है, लेकिन संभावनाएं इससे बनी हैं। तो इन सारी बातों को लेकर जो है ये बांका पर्यटन के विकास की, उसके खुद के विकास की एक बहुत अच्छी और सुंदर रूपरेखा तो बन ही सकती है। लेकिन जो हमारे साथ जो भागलपुर के साथ है, वही ट्रेजेडी बांका के साथ भी है कि बड़े बड़े नेताओं की होने के बाद भी, जैसा रवि जी ने कहा
ये बहुत उपेक्षा का शिकार है। और अब जो हम लोगों को लगता है कि ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के स्तर पर आ गया है, जो कि दुखद है और ये होना चाहिए। इस क्षेत्र में प्रकृति ने माने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर दिया है पर्यटन के मामले में या और भी पर्यावरण के मामले में, लेकिन हम उसको सहेज कर थोड़ा सा संवार के आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। तो ये सोचने की बात है और ये होनी चाहिए। और बांका, चाहे भागलपुर की बात हो, भागलपुर की बात लें तो यहाँ विक्रमशिला बौद्ध विहार है, जिसका अंतर्राष्ट्रीय समझिए कि उसका एक स्थान रहा है प्राचीन काल में, अभी वो डिप्राइव्ड हो गया है। और बांका की बात लें तो ये पौराणिक मंदार पर्वत है, जो कि सनातन काल से जिसका महत्व है। तो ये पर्यटन के दो केंद्र हैं। और बांका के साथ सबसे प्लस पॉइंट क्या है पर्यटन के क्षेत्र में, ये धार्मिक पर्यटन के रूट पर आता है। आप देवघर से चलेंगे तो बांका होकर जो है आप भागलपुर से लेकर वो बटेश्वर स्थान तक जा सकते हैं। बीच में जो है आप सुल्तानगंज अजगैबीनाथ जा सकते हैं। तो इस तरह से वो एक पर्यटन रूट पर है। बांका से आप दुमका होकर जो है तारापीठ जा सकते हैं, ये मंदार और उससे दुमका हल्दिया होते हुए। तो ये पर्यटन के भी इसमें है। बीच में आपको जो है बासुकीनाथ पड़ता है, नंदन पर्वत पड़ता है, जो कि काफी खूबसूरत जो है वो झारखंड में है, लेकिन एक रूट के रूप में है। कई बार बातें होती हैं कि पौराणिक सर्किट से जुटेगा, धार्मिक सर्किट से जुड़ेगा, श्रावणी मेला का सर्किट बनेगा, राम सर्किट बनेगा, शिव सर्किट बनेगा। ये सर्किट किस सर्किट में घूम रहा है, लगता है कि वो मुन्ना भाई MBBS का सर्किट हो गया। ये सरकारी सर्किट है कि कभी उससे कोई विकास का बल्ब भी जलेगा, ये तो कोई भी एक साधारण आदमी भी सोच सकता है। तो ये बात है, होना चाहिए, संभावना है और बहुत कुछ नहीं करना है। इच्छा शक्ति की कमी है, जैसा कि रवि जी भी ने कहा, रविशंकर जी भी ने कहा, रवि रंजन जी भी ने कहा। तो दो रवि हैं, एक रवि तो अभी नजर नहीं आ रहे हैं। तो तीन रवि से इतना प्रकाश तो जरूर होना चाहिए कि बांका पूरा एकदम प्रकाशमान हो, विकास के क्षेत्र में, पर्यटन के क्षेत्र में, पुरातत्व के क्षेत्र में। और सबसे बड़ी बात है कि सहेजने की बात है, करने की बात तो दूर है। मंदार और उसके आसपास के रेडियस में मीलों तक में जो बालिसा नगरी के तालाब थे, पोखर थे और थे, हाँ रवि जी, वो सब बर्बाद हो रहा है। शिव क्षेत्र की बात मैं कर रहा था, एक पॉइंट छूट गया कि पूरे मंदार क्षेत्र में पाषाण खंडों पर शिवलिंग की इतनी अच्छी अच्छी आकृतियां हैं, जो आप ऐसे घूमिएगा स्ट्रे वे से तो आपको दिखाई पड़ जाएगा। चोल राजा के महल की बात बताया इन्होंने, काफी पुराने आश्रम का ये है। मंदार मंथन से जुड़े हुए कितने स्थल है, जो कालक्रम में लोगों ने स्मृति स्वरूप ही बनाया, लेकिन उसको हम सहेज कर रख सकते हैं। तो ये सारी बातें हैं। रवि जी बोलिए, मैंने आपको बीच में ये किया। नहीं, आप बहुत सारी बात बता दिए सर। अब हेरिटेज, अब एक चीज और छूट गई, भगवान बुद्ध आए हुए हैं बांका जिला, बांका जिला के अब डुमरामा के आसपास। देखिए, बांका जिला की बात करें, ये हमारा भदरिया जो क्षेत्र है जी, भद्दीय जिसकी चर्चा है बौद्ध ग्रंथों में, तो वहां तो आए हुए हैं जी, जी। और भगवान बुद्ध की जो शिष्या थी विशाखा, काफी प्रसिद्ध है। तो विशाखा वहीं की थी। तो बौद्ध धर्म में कहने का मतलब के नाम से जाने गए। हाँ, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे भागलपुर तो प्राचीन अंग देश ही था, तो सारी पौराणिक और ऐतिहासिक और धार्मिक महाभारत कालीन, रामायण कालीन बहुत सारी गाथाएं जुड़ी हुई हैं इससे, लोक गाथाएं भी जुड़ी हुई हैं। हम लोगों ने लोक गाथा की बात ना की। और बांका जो है बॉर्डर पर है अभी बिहार झारखंड के। और ये बौंसी मेला जो है वो आदिवासी संस्कृति और हमारी जो संस्कृति है बिहार की, उसका समन्वय का इतना अच्छा वो केंद्र है। इतनी बड़ी संख्या में पारंपरिक रूप से वहाँ आदिवासी लोग आते हैं, पूरे झारखंड क्षेत्र से, बंगाल से भी आते हैं।
इसलिए कि जिस जिस तरह से हिंदू धर्मावलंबियों की आस्था वहां जुड़ी हुई है, उसी तरह से आदिवासियों की भी आस्था वहां जुड़ी हुई है। वो उनकी धार्मिक आस्था में वो एक पवित्र पर्वत के रूप में वो पूजते हैं। और जो साफाहोड़ संप्रदाय है संथाल आदिवासियों का, तो उनका एक बहुत ही बड़ा ये है। और वो पूरे आपको बौंसी मेला के दौरान जो है वो वहां रहकर, वहां कैंप करके, शिविर लगा के जो है अपना रिचुअल्स करते हैं। तो इस तरह से है। फिर हर्बल प्लांटेशन के रूप में भी जो है, हर्बल प्लांट के रूप में भी उसका बहुत, जो आजकल का माने कि टॉक ऑफ द टाइम है जब पर्यावरण की बात होती है। तो जैसे मंदार में है कि वहां से अमृत निकला, तो अमृत के साथ भी एक संदर्भ जुड़ा हुआ है कि जब देवदानों में छीना झपटी हुआ उस अमृत का पान करने के लिए, तो ऐसी मान्यता है कि उस कलश से कुछ अमृत की बूंदें मंदार क्षेत्र में भी छलकी थी, और वो इसलिए वहां अमृत के गुण आज भी है। और तिलका मांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट, ये आपका जियोलॉजी बॉटनी डिपार्टमेंट के जो विशेषज्ञ हैं, उन लोगों ने वहां रिसर्च किया है कि वहां कुछ ऐसे प्लांट हैं जिसको कि उसी श्रेणी में रखा जाता है, जिसको हम अमृत कहते हैं, वो उसके सारे गुणों के साथ है। तो इस तरह की बात है। तो टूरिज्म के साथ जो एक जुड़ना चाहिए, लेजेंड जुड़ना चाहिए, जो एक कहानी जुड़नी चाहिए, एक टेंजेबल जो है हेरिटेज का जो आर्कोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स है वो आना चाहिए। तो आप कितना है प्राकृतिक पर्यटन का और प्राकृतिक सुषमा का तो वो खान ही है, उसकी तो कोई बात ही नहीं। जिधर आप जाइए बांका में तो आपको मिलेगा। और बांका और हसदिया के बॉर्डर पर जो है जो स्ट्रेच है, वो भलजोर पुल का जो क्षेत्र है, एक पुल पड़ता है वहां, और उसके दोनों तरफ जिस तरह से पहाड़ियां बिखरी हुई है, जंगल है, और वो झरना पहाड़ी जो वहां से बहता है, तो वो पूरा स्ट्रेच और पूरा फैला हुआ है। आपको कहीं कोई ये नहीं है, पूरा एक जहां तक आप नजर डालिएगा पहाड़ है, जंगल है, और इस तरह की खूबसूरती है, पहाड़ी नदियां हैं। तो ये प्राकृतिक पर्यटन का इससे बढ़िया और क्या। और मैं एक बात मैं कहना चाहता हूँ, जब बात ही चली है, ये जो अभी रेलवे का जो एक्सटेंशन हुआ है भागलपुर, माने बौंसी रेलवे लाइन, तो मंदार ही रेलवे लाइन तो बहुत पुराना है, लेकिन इधर के वर्षों में जो वो एक्सटेंडेड हुआ है दुमका तक, तो ये बौंसी से लेकर जो है वो जो ट्रैक है रेल का, तो आप समझिए कि रेल ट्रैवलिंग जो होता है, रेल पर्यटन जो है, वो इतनी खूबसूरत सीन्स एंड सीनरीज उस बीच में मिलता है कि अगर उसको कंडक्टेड टूर के रूप में किया जाए तो वो अपने आप में जो है वो एक बहुत ही प्लीजेंट और समझिए कि इंटरटेनिंग यात्रा होगी। और आजकल जो जिस तरह से ये नेचुरल डेस्टिनेशंस की तरफ लोग दौड़ते हैं, तो वो बहुत ही किफायत में, मैं समझता हूँ कि भागलपुर से दुमका का कितना होगा, 50 रुपए भाड़ा नहीं होगा। तो आप सोच लीजिए कि कितना सुलभ है, कितना अच्छा है। एक ब्रांडिंग करके और एक स्वरूप देकर जो है उसको विकसित किया जाए, लोग कर रहे हैं। करोड़ों रुपया जो है मंदार क्षेत्र में वो प्रदक्षिणा परिपथ चारों तरफ मंदार का घूमने के लिए, तो कुछ सौंदर्यीकरण के नाम पर खर्च हुए हैं, योजनाएं भी बहुत रोजी बनी हैं, लेकिन वो नजर आनी चाहिए। लेकिन एक बात मैं ये कहकर कंक्लूड करना चाहूंगा कि मंदार और बांका क्षेत्र में इतना अट्रैक्शन है कि आप जिस दिन भी चले जाइए, आपको 200, 400, 500 लोग, बच्चों का जो ये बिहार दर्शन कार्यक्रम है, उन बच्चों का जत्था जो है, बसेस जो हैं, ये जैन तीर्थयात्री जो वो आते ही रहते हैं। ये अपना सेल्फ स्ट्रीम है, लेकिन अगर इसको जैनी आते हैं तो बहुत लोग आते हैं, लेकिन बस वही है कि राम भरोसे चल रहा है। कोई ऐसा प्रेजेंस होना चाहिए, एक इंटरफेरेंस होना चाहिए, एक हस्तक्षेप होना चाहिए सरकार का। वो जो एजेंसीज है जो कि टूरिज्म के लिए, पर्यटन के लिए, पुरातत्व के लिए डेडिकेटेड है, उनका कुछ प्रेजेंस तो फील हो। आप वहां जाइएगा तो जो वहाँ यात्री निवास माने कि बनाया गया है, वहां इतनी रेयर मूर्ति टूटकर 2 खंड पड़ी हुई है। हम लोग गए थे, उदय जी संजोग से नहीं आ पाए हैं,
उदयेश जी काफी बताते। उदयेश जी और उदय शंकर जी जो हैं, उन्होंने पूरे जिस तरह से रवि रंजन जी ने पूरे पर्यावरण की का जो वहाँ पोटेंशियल है उसको उन्होंने सर्वे किया है, उस तरह से वहाँ के आर्कोलॉजिकल जो है और हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं उसका उन्होंने इतना लवली और इतना मेहनत के साथ किया है कि वो सब उसको तो यूज करना चाहिए, वो बातें आनी चाहिए। हालांकि वो अपने स्तर से कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से आनी चाहिए बातें वो नहीं आ पा रही, ये जी। बात है। और सर अब नेचुरल जैसा ब्यूटी कि के लिए जी लक्ष्मीपुर जी डैम जी सर। सर आज हाँ, वो लक्ष्मीपुर बता रहे हैं, लोग नहीं जा पा रहे हैं लक्ष्मीपुर डैम सुरक्षा है। के कारण से। हमारे बगल में कोझी बेलासी हाँ, परियोजना है, वो इतनी नेचुरल ब्यूटी है वहाँ कि आप वहाँ। और सर बहुत सारा देखिए ये एक्चुअली जिला बनने के बाद भी इसका विकास नहीं हो पा रहा है ना। आप देखिए हमारे अमरपुर प्रखंड में लगभग 400 ये शुगर मिल है, ये गुड़ का मिल है। तो इस क्षेत्र में एटलीस्ट कम से कम एक शुगर मिल होना चाहिए था, तब जाके आपके क्षेत्र का विकास हो पाता। तो 400 मिल से जो गुड़ तैयार होते, बताइए वो कलकत्ता एक्सपोर्ट होता है, कलकत्ता से वो बाहर के देशों में जाते हैं। लेकिन आज तो सरकार की ये नीति रही कि बिहार के सारे शुगर मिल बर्बाद हो गए। हमारे यहाँ अभी रवि रंजन जिस जगह से बिलोंग कर रहा है, रजौन, रजौन धान का बेल्ट रहा है, धान का कटोरा है। कतरनी चूरा चावल का एक बड़ा प्रोडक्शन केंद्र है। अगर वो आज कतरनी चूरा चावल का ब्रांडिंग हो तो वो इंटरनेशनल मार्केट में वो चावल हाथ में लेने से खुशबू देती है। वो चूड़ा आप हाथ में लेंगे, आपके सामने आएगी वो खुशबू, आपका मन भर जाएगा खुशबू से। तो इस तरह ऐसे ऐसे प्रोडक्ट है, लेकिन उनको कोई जीएसआई टैग नहीं है, ब्रांडिंग नहीं है, जिसके वजह से वो पिछड़ा हुआ है। उद्योग धंधा तो जी मैंने जी कहा स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद लगा ही नहीं। सिरामिक फैक्ट्री उजड़ गई, एक दो नीति पर लगा भी तो आपको देखेंगे तो शराब फैक्ट्री लगी अमरपुर में, वो भी प्राइवेट किसी ने डाली, वो भी बंद हो गई। तो उद्योग धंधे के मामले में तो जिला एकदम जीरो टॉलरेंस पे एकदम पिछड़ा हुआ जिला है। और सरकार का जी कुछ ध्यान है नहीं प्रॉपर इस जिले के ऊपर। और सबसे बड़ी बात तो कि राजनेता जो भी है वो अपने खाने पकाने, अपने जेब भरने के लिए आ रहे हैं, और उनमें कुछ करने की राजनीतिक दृढ़ इच्छा शक्ति की कमी है। इस वजह से हमारा जिला पिछड़ता जा रहा है, पिछड़ता जा रहा है। लेकिन जी स्कोप बहुत है, यहाँ संभावनाएं हैं, जिला विकास कर सकता है अगर थोड़ा सा सरकारी प्रयास हो और स्थानीय जनप्रतिनिधि के लिए स्तर से अगर प्रयास होता। जी। जी डॉक्टर रवि रंजन जी से मैं संक्षिप्त टिप्पणी चाहूँगा अंत में, समय होने को है। सर जैसा कि अभी हमारा सवाल भी यही था, कटोरिया धान के रूप में बांका को जाना जाता है। वहाँ प्राकृतिक और भौतिक संपदा साथ ही साथ कृषि और एग्रो जो इंडस्ट्री है उसकी असीम संभावनाएं देखी जा रही हैं। तो अब हम जी देखते हैं पूरे बिहार से बहुत से हमारे जो मजदूर किसान को पलायन करने को मजबूर हो जाते हैं। तो अभी और जो है या वहाँ पे अगर हो जहाँ एक्सपोर्ट किया जाता है, इसके इंडस्ट्री है या और क्या इस प्रकार पर्यावरण को के रूप में जाना जाता है। जी जी, मैं अपनी बातों को संक्षेप में रख रहा हूँ। जहाँ तक बात है तो सही मायने में हमारा रजौन प्रखंड कतरनी चावल कतरनी धान के उत्पादन के लिए बहुत ही अच्छा काम कर रहा है। हालांकि आज के समय में सरकार की नीति के कारण या किसानों की आर्थिक स्थिति के कारण ब्रांडिंग नहीं हो पा रही है, लेकिन हमारे रजौन क्षेत्र का जो कतरनी धान है और चूड़ा है, अगर सही मायने में देखा जाए, खाया जाए, तो भागलपुर में बिकने वाला जो कतरनी सेंट वाला है उससे तो जरूर बढ़िया है। और सरकार ने प्रयास भी किया कृषि के क्षेत्र में। तो पहले तो जेट्रोफा
जेट्रोफा का पौधा बहुत सारा लगाया गया। आप देखेंगे तो अधिकतर पहाड़ी क्षेत्रों पे जेट्रोफा का पौधा लगाया गया। तो शुरुआत में तो ध्यान दिया गया सरकार का, लेकिन वर्तमान समय में इसकी खेती पर और इसके लगाने पे जेट्रोफा बहुत सुस्त पड़ गई। आप देखेंगे दुमका किधर जाएंगे तो देखेंगे पहाड़ पे जेट्रोफा का पौधा बहुत लगा हुआ है, जो अब मरणासन स्थिति में पहुंच गया है। मंदार के आसपास भी जेट्रोफा का पौधा लगाया गया था, लेकिन उदासीनता के कारण जेट्रोफा का जो उत्पादन होना चाहिए वह नहीं हो सका। और वर्तमान समय में भी जो बाका सबसे ज्यादा जाना जा रहा है आपका लेमन ग्रास, सरकार सबसे ज्यादा ध्यान अभी बाका में लेमन ग्रास पे दे रही है। तो हर प्रखंड में कुछ जगहों को चिन्हित करके, जिस प्रखंड में ज्यादा समतल भूमि है, तो रजौन में प्रखंड में कई पंचायतों को लिया गया है लेमन ग्रास के लिए। तो लेमन ग्रास का व्यापक पैमाने पे खेती जो है अभी की जा रही है बाका में। साथ ही साथ कृषि परियोजनाएं जो भी है उससे बाका बहुत ज्यादा अछूता है। समतल भूमि नहीं रहने के कारण सिंचाई तो समान रूप से उपलब्ध हो नहीं पा रही है। जो कुछ भी थी तो मैंने बता भी दिया कि नदियां थी तो उससे तो सारा बालू निकाल दिया गया। तो अभी तो किसान परेशान है। तो अगर इन चीजों को देखा जाए, कृषि या गुड़ उद्योग जैसे अमरपुर का भैया बता रहे थे, बहुत फिर चीनी मिट्टी वाला भी जो बताया उन्होंने, चंद्रशेखर समय जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने किया भी, तो वह आधा अधूरा रह गया। कृषि के क्षेत्र में अगर ध्यान दिया जाए तो पहाड़ी क्षेत्रों में जेट्रोफा, फिर लेमन ग्रास और फिर धान यानी कतरनी धान को बढ़ावा दिया जाए, उसका ब्रांडिंग किया जाए सरकार के द्वारा, तो हमें लगता है कि जरूर कुछ इस क्षेत्र का पिछड़ापन दूर होगा। धन्यवाद सर। जी जी जी। एक चीज मुझे लगता है कि इसमें छूट गया, जैसा मेरी जानकारी है कि भागलपुर में जितना सिल्क का उत्पादन होता है तो बांका में भी बहुत कुकुन जिससे सिल्क निकाला जाता है उसका व्यापक स्तर पे उत्पादन होता है। तो सिल्क उद्योग में भी बांका की भूमिका मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा है, अगर इसको बढ़ावा दिया जाए। या क्या स्थिति है, आप इससे ज्यादा वाकिफ? सिल्क ने कोकून के रूप में सर था पहले सहतूत का, लेकिन यहाँ ज्यादा जो है पलाश की संभावना ज्यादा है। अगर पलाश को बढ़ावा दिया जाए और सहतूत को बढ़ावा दिया जाए तो हो सकता है। जहां तक उत्पादन, यहाँ महुआ का उत्पादन सबसे अधिक था, जो वर्तमान समय में जो है बहुत शिथिल, बहुत महुआ का पेड़ तो आज जो है आज विलुप्त हो गया है संरक्षण के अभाव में। तो महुआ पर अगर जो है जोर दिया जाए, चूंकि यह क्षेत्र ज्यादा महुआ पेड़ लगने के लिए यहाँ उपयुक्त वातावरण है शहतूत से ज्यादा। पलाश और शहतूत अगर ध्यान दिया जाए तो कुछ सुधार हो सकता है। जी, वन संपदा से आपने कहा कि बांका बहुत ही ज्यादा परिपूर्ण है, तो वन आधारित उद्योग की असीम संभावनाएं हैं, जैसा कि आपने कहा। अब वक्त हो चला है, मुझे लगता है कि अब हम लोगों को कंक्लूड करना चाहिए। तो सर, शिवशंकर सिंह पारिजात सर, आपने जो महत्वपूर्ण बातें बताई, पुरातत्व से संबंधित ऐतिहासिक बातें बताई और पर्यावरण की जो संभावनाएं हैं उसके ऊपर भी बहुत ही मौलिकता से अपने दर्शकों को बताया। तो आपका शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद बिहार स्वाभिमान आंदोलन के स्टेज से जुड़ने के लिए और महत्वपूर्ण जानकारियां देने के लिए। साथ ही साथ डॉक्टर रवि रंजन जी, आप पर्यावरणविद हैं और आपका बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बांका जिला को पर्यावरण से हरा भरा, प्राकृतिक रूप से सुंदर बनाने में। आपने भी बहुत अच्छी अच्छी जानकारियां दी, आपका भी सादर साधुवाद। और रविशंकर कुमार चौधरी जो इतिहासकार है, उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें बताई। और जो मंदार पर्वत है उसके आसपास का जो क्षेत्र है वहाँ बहुत विकास की असीम संभावनाएं हैं, बहुत कुछ हो सकता है। पर्यटन के क्षेत्र में हो सकता है, कृषि के क्षेत्र में हो सकता है, उद्योग के क्षेत्र में हो सकता है, कहीं न कहीं राजनीतिक उपेक्षा का शिकार
होता रहा है बांका, और राजनीतिक उपेक्षा के कारण ही आज इसे जहां स्थापित होना चाहिए था वहां नहीं है। किंतु हम सब आशावादी हैं इस उम्मीद के साथ कि बांका बढ़ेगा, हमारे सहयोग से बढ़ेगा, हमारे प्रयास से बढ़ेगा। हम बुद्धिजीवी लोग मिलकर प्रयास करेंगे और बांका को एक वैश्विक स्तर का पर्यटन स्थल बनाएंगे, और वहाँ पे हमारे जो नौजवान हैं, नौनिहाल हैं, उनका आने वाला भविष्य उज्जवल होगा। इन्हीं जो है संकल्पों के साथ रविशंकर कुमार चौधरी सर को, शिवशंकर सिंह सर को और डॉक्टर रवि रंजन जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम से जुड़ने के लिए। आपको भी धन्यवाद, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद आप सभी को मेरा हरित प्रणाम। हाँ, आपको भी हरित प्रणाम है, बहुत अच्छा। जी, चलिए साधु बहुत अच्छा। जिस तरह से हम लोग दशरथ मांझी को माउंटेन मैन के नाम से जानते हैं, तो हमारा छोटा भाई रवि रंजन ये पर्यावरण ये हजारों पौधा इसने अपने जेब से जिले में लगवाए होंगे। ये प्रत्येक गांव में वृक्ष लगवाते हैं, शादी ब्याह श्राद्ध के अवसर पर जाके वृक्ष उपहार में देते हैं। तो हम लोग इसको पर्यावरण मैन के नाम से आने वाले दिनों में जानेंगे। और मेरा ये आशीर्वाद है, मेरा तो छोटा भाई है, कि भारत सरकार इस क्षेत्र में रवि रंजन को पद्म श्री कम से कम दे, जो काम उन्होंने कर रहे हैं। चलिए, शुभकामनाएं है रविशंकर रंजन जी के लिए, मंगल कामनाएं। और मैं कहता, मेरी समझ में आप धरती पुत्र हैं, पर्यावरण को बचाना कहीं ना कहीं मानवता की सेवा है। और इन्होंने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, इनकी बुक पब्लिश्ड है पर्यावरण पर, खास करके किताब। और ये बांका एरिया और सारे इसको लेकर वो इतना इंफॉर्मेटिव है और रिसर्च ओरिएंटेड है, और इतनी सारी बातें हैं जो लोग ऐसे पर्यावरण को टेक्निकल सब्जेक्ट मानते हैं, लेकिन उसमें इतना पूट है, और माने कि शास्त्रों का भी पूट है, लोक आस्था का भी पूट है, जो वैज्ञानिक टर्मिनोलॉजी है उसका है, और एक आम आदमी किस तरह से जुड़ सकता है। तो ये उनका किताब, ये जो उनकी पुस्तक जो है, संयोग से उसके विमोचन समारोह में मैं था, तो काफी अच्छा काम किए हैं, कर रहे हैं। और स्वतंत्रता आंदोलन में बांका जिला पर हमारी पुस्तक आ जाएगी बहुत जल्द, हम लोग चलिए जी वही तो बोल रहे हैं कि सब रवि मिल के प्रकाशमान कराइए आप लोग, 3 रवि आप लोग। आपका आशीर्वाद सर चाहिए। अरे चलिए, शुभकामना मेरी है, और आपको प्रवीण जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा आपका। जी धन्यवाद सर। चलिए थैंक यू, शुभ रात्रि। चलिए।